जिसको वेट लॉस हो रहा है या शाम के टाइम हल्का हल्का फीवर है, थकान है, या कभी यूरिन में झाग आ रहा है, तो ये सब ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। यू हैव अ स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर और आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है कि अब आपको मेरे ट्रीटमेंट बंद या ना आपको दवाइयाँ बंद करनी है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। वेरी गुड, वंडरफुल। सो वी कॉल इट एज अ ट्रीटमेंट फ्री सर्वाइवल। द मिथ अबाउट द हेयर लॉस, जो कीमोथेरेपी होते हैं, एज आई टोल्ड यू, What do you think? What is a myth around cancer that society now needs to unlearn? तो वो बहुत मात्रा में जब सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो सेल्स कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग स्ट्रेस, सिटिंग, स्क्रीन टाइम, शुगर, देन स्लीपिंग, यू नो, यदि ये 5 पिलर्स पे अगर हम काम कर लेंगे तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में, पूरे विश्व में, इंडिया में हम लोग ओरल कैंसर्स की कैपिटल हैं। कई बार कोई पेशेंट्स अगर सपोज बोन्स में बहुत, जिसको बैकएक होता है या कई बोन्स पेन होते हैं, तो वो एक बोन कैंसर का लक्षण भी हो सकता है। अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो हम इसे क्योर कर देंगे, अगर आप बीच के स्टेज में आए तो हम इसे ट्रीट कर देंगे, राइट। एक तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि कीमोथेरेपी या कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत Imagine your body is trying to whisper warning for many years, but life is too busy that we often ignore it, and by the time we realize, it already turned into crisis. Well, today I'm talking about one such disease that is impacting millions of lives, that is cancer. When we hear this word first time, the emotion that gets triggered is fear. But as someone who sees this reality as daily in the daily life, is it so mysterious and unpredictable as we really think? Well, let us understand this from our today's guest, Dr. Ritu Jain. So she's a cancer and bone marrow transplant specialist practicing since last 23 years. Currently serving as director at Bone Marrow Transplant Unit at Jaslok Hospital. So far, she has treated more than 20,000 cancer patients. She's a TEDx speaker. She's awarded as Icon Leaders of Healthcare by Times Group and top medical oncologist in the city of Mumbai by Indian Express Group. She is also recognized as Influential Women Oncologist of India by Femina Magazine. She has written more than 28 publications in academic journals in international and national forums. Thank you so much, Dr. Ritu, for joining us today. My pleasure. Thank you, Subha, for inviting me. So, Dr. Ritu, I have a question for you. So, many people, when think about cancer, they think that it's an end of life. So, as from your experience, what do you think? What is a myth around cancer that society now needs to unlearn? Okay. Thank you. First of all, thank you so much for having me on your show. तो शुभा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सोसाइटी को कैंसर के जो बारे में है क्या अनलर्न करना होगा. सो इट इज़ अ बोल्ड स्टेटमेंट, बट आई विल से दैट कैंसर इज़ क्योरेबल. ओके. तो ये अनलर्न करना होगा, क्योंकि अभी तक जो पहले मूवीज़, टीवीज़, मीडिया सब में बताते हैं कि कैंसर का डायग्नोसिस हुआ तो हम अभी तो वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, बट ऐसा नहीं है. मेरे अकॉर्डिंग टू मी दो ही बीमारियां हैं जो क्योरेबल होती है. एक तो इन्फेक्शन होता है और दूसरा कैंसर, स्पेशली जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो वो क्योरेबल है. आप गौर करेंगे अगर तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ये क्योर करते हैं आप. आपके लिए क्योर का मीनिंग क्या होता है? क्योर मतलब जो आप ही मुझे क्वेश्चन, अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि आपके हिसाब से क्योर क्या होता है? So cure means that can be treated. नहीं, यही तो है. क्योर मतलब आपको वो बीमारी जड़ से चली गई है. किसी को, आपको यदि सर्दी खांसी है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, राइट, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देंगे और फिर आपका इन्फेक्शन चला गया तो आप क्योर हो गए, राइट. करेक्ट.
डायबिटीज़ बीपी में क्या करते हैं, आप लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेते हैं, तो आपने उसको जड़ से नहीं निकाला है। लेकिन कैंसर जो वर्ड है इतना भारी भरकम, उसका कनोटेशन होता है, लेकिन वो क्योरेबल है यदि आप उसे जल्दी स्टेज में पता चलता है, अर्ली स्टेज में पता चलता है। और जैसे ब्लड कैंसर है, अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, वो आज हम क्योर कर रहे हैं, हम उन्हें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस भी नहीं दे रहे। सो दिस इज़ द मैसेज जो मैं आपके चैनल के थ्रू कन्वे करना चाहती हूँ सोसाइटी को, कि अब आपको अनलर्न करना पड़ेगा, कैंसर से डरना नहीं है कि अब हम बहुत लिमिटेड समय के लिए इट्स क्योरेबल। So that's an interesting fact to know, Dr. Ritu. So let's come back to our day-to-day life. Okay. So people who are listening today, this show, if you want to give them the three habits that they should start practicing from tomorrow, what it could be, so that they can reduce the cancer risk. ओके, सो आप पूछना चाहती हैं कि हम कैंसर के रिस्क को कैसे कम कर सकते Correct. हैं। तो अब ये पहले हमें समझना होगा कैंसर आता कहाँ से है। आपको क्या लगता है कहाँ से आता है ये? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो हम खाते हैं, कुछ गलत खाते हैं, दिस रॉन्ग फूड हैबिट्स, रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न्स। सो Good. So So, these you are the have reasons. basic awareness. I'm glad that you are an aware person, you know. Okay. तो yes, नहीं तो कई बार पेशेंट का हमारे पास क्वेश्चन होता है, हम ये कैंसर आया कहाँ से, तो अपनी ही बॉडी के सेल्स, ये कैंसर बाहर से नहीं आता है। जैसे आप टीबी है, इन्फेक्शन है, वो बाहर से आते हैं ना, लाइक करेक्ट, वायरस बैक्टीरिया बाहर से आते हैं, कोई फूड से आता है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बाहर से कहीं से हवा से नहीं होते, हमारे ही बॉडी के सेल्स हमारे बॉडी के अगेंस्ट ही वॉर स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अंदर से आते हैं, राइट। तो ये अंदर से आते हैं, वो ऑटोनॉमस हो जाते हैं। कैंसर सेल्स जो होते हैं, नॉर्मल एक प्रक्रिया होती है कि अपने सेल रेगुलेशन की, जब वो एक्सेस में बनते हैं, जब वो ऑटोनॉमस हो जाते हैं, तो वो बहुत मात्रा में जब सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो सेल्स कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब ये कैसे होता है, मेरे हिसाब से हमारे लिए आज 5 एस स्टार्टिंग वर्ड्स जो एस से होते हैं, अगर हम उस पे हमने उस पे विक्ट्री पा ली है, तो किसी को कैंसर भी नहीं होगा, किसी को बीमारियां भी नहीं होगी। तो स्टार्टिंग स्ट्रेस, सिटिंग, स्क्रीन टाइम, शुगर, देन स्लीपिंग, यदि ये 5 पिलर्स पे अगर हम काम कर लेंगे तो हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। Okay. So this is good. So just one thing, do you think that cancer is genetic? Because I have heard many times, like अगर मम्मी को है या फिर किसी भी previous generation को अगर है, तो it is quite obvious that the other person will have, and therefore they need to be more conscious about their these. Yes, very important question you raised, कि एक तो हम लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स पे बात किए हैं कि हम देर से सोते हैं, ज़्यादा हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल। इन माय 5S 6th one इज द सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सिटिंग और सिडेंट्री लाइफस्टाइल, राइट। तो उसमें कैसे हैं कि ये तो बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स हैं। हम बहुत स्क्रीन टाइम में बैठे रहते हैं, हम लेट सोते हैं, हम खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, हम बहुत शुगरी फूड खाते हैं, हाई फैट फूड खाते हैं, और हमारा फिजिकल वर्क नहीं होता है। तो ये तो लाइफस्टाइल डिजीज फैक्टर्स हैं जो हम मॉडिफाइबल बोलते हैं, जो हमारे हाथ में होते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, जिनकी वजह से कैंसर का रिस्क होता है। तो जैसे आपने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरिडिटरी, जैसे डायबिटीज़ का अगर एग्जांपल लेंगे हम, तो किसी के दोनों पेरेंट्स को है तो आपको ऑलमोस्ट 80-90% चांस होगा हेरिडिटरी डायबिटीज़ होने का, यदि आपने लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन की। सिमिलर वे कैंसर में भी 5 to 10% रिस्क होता है अगर फैमिली में कैंसर है, स्पेशली लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, और आजकल हमारे पास जीन्स भी होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, जिसे हम BRCA1 BRCA2 जीन्स बोलते हैं। तो यदि किसी फैमिली मेम्बर या मदर या मौसी या बुआ किसी में वो जीन है, तो आप में वो कैंसर होने का रिस्क बहुत होता है। बट नथिंग टू गेट स्केयर्ड, अगर हम 100 पेशेंट्स लेंगे तो 80 to 90% आर लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर्स, 10 to 12% आर हेरिडिटरी कैंसर्स। अगेन एज आई सेड, प्रिवेंशन, कि सिर्फ 10 से 15% लोगों को
हेरिडिटरी के वजह से कैंसर का रिस्क होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जो ये हमारी हॉलीवुड की एक्ट्रेस एंजेलिना जोली, उनके मदर को वो जीन है जिसे हम BRCA1 BRCA2 कहते हैं, तो वो पास होती है, तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रिवेंटिवली सर्जरी कराया है। Okay. So one thing is clear that its impact is like, heredity impact is only 10%, right? The rest is 10 to 15. 10 to 15%. Okay. So I think that is a very important fact for everyone to know, because I was also not clear on this part, because most of the time people used to say this thing that it is coming from their previous generation. So in my list, another S is smoking. Okay. I forgot to mention that. So a lot of S factors are there. So there are more than 5S now. Yes, Yeah. yes. Okay. Fine. So we spoke about physical and how it can be cured. So there is one important thing that is we need to know. And do you think that it has the impact which is deeply human? I would say, emotional impact. Because when you speak to your patients, you meet with your patients when on their most vulnerable days, right? So what is one lesson that they have taught you for the life, which you would like to share with us? Yes. In fact, I was thinking, if suppose I retire, I don't want to retire. I like being a cancer specialist, treating patients, helping them. But sometimes when I think when I really become old and I want to write all my experiences, so first word I think I will start, अगर मैं first word वो book लिखूंगी या कुछ लिखूंगी अपने memoirs, तो उसमें रहेगा resilience. हम मुंबईकर को बहुत सारा, जब ये फ्लड्स वर्ड्स आते हैं तो मुंबईकर बहुत रिसिलियंस होते हैं, तो आई वाज थिंकिंग ये रिसिलियंस वर्ड क्या होता है, लाइक लिटरल मीनिंग। तो जब हम MD मेडिसिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब हमें डॉक्टर ही बनना होता है, पर जब हम कैंसर स्पेशलिस्ट बने तब मुझे इस वर्ड का ट्रू मीनिंग पता चला कि पेशेंट्स ने मुझे रिसिलियंस सिखाया है। I have changed because of my profession. As a person, I have evolved. और मेरा खुद का बहुत सारा पर्सनल ग्रोथ भी हुआ है। Not everybody has to have the disease to feel the pain of your other colleague or your fellow patient. तो एक और दूसरा सिखाया है कि never to give up. There is always something beyond. जब हम just give up करना चाहते हैं, and there is some door which opens. So patients have taught me resilience. So any story which you could share with us? Okay, yeah. I think there are a lot of stories, but मुझे सोचना होगा कि कौन सी stories ने मुझे actually हम तो we all feel blessed that on a day-to-day basis we get to see all aspect of life in a single day. कभी हमारे साथ एक दिन बिताओ, सुबह से रात तक जो हम करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, ट्रीट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो वी सी अ स्पेक्ट्रम। कई बार पेशेंट फॉलोअप में आते हैं 10 साल हो गया, 15 साल हो गई, यू विल फील गुड, और फिर नेक्स्ट पेशेंट आता है, उसे जस्ट अभी डायग्नोज हुआ है, या चौथा पेशेंट आता है जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और एक सिचुएशन आती है जहाँ हम एक्चुअली द डिजीज़ इज़ बियॉन्ड अस, हम उन्हें पैलिएटिव के बारे में बताते रहते हैं। तो इन 2-3 आवर्स हम लाइफ का मैं पूरा स्पेक्ट्रम कई बार हम 4-5 घंटे में देख लेते हैं। बट आई विल शेयर द स्टोरी ऑफ 2 young people, they keep motivating। और ऐसा नहीं है कि हम बॉर्न स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमें इम्पैक्ट नहीं होता है सीइंग सफरिंग्स ऑन अ day-to-day basis, बट येस they are the reason will say that नहीं you don't have to give up. So I will go back to my training days. I trained from Tata Hospital in 99 till 2001 or 2, yeah. So there was a young boy, and हम तो स्टूडेंट डॉक्टर होते हैं तभी, रेजिडेंट डॉक्टर सबसे डिफिकल्ट लाइफ होता है उस टाइम हमारा, कुछ समझता भी नहीं है, बट यू हैव टू वर्क, इट्स लाइक दैट। तो एक यंग लड़का फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उसको ब्लड कैंसर था, एंड लाइक ब्लड कैंसर उन दिनों छोटे उसको जो था वो बच्चों में नहीं होता था, इट वॉज नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज, एंड ट्रीटमेंट भी बहुत कॉमन अवेलेबल नहीं था। आई एम टॉकिंग 23-24 years बैक, राइट? ओके। सो समहाउ हम ट्रीट करते थे और उससे मेरा रैपो भी हो गया,
बट अनफॉर्चुनेटली ही केप्ट ऑन फेलिंग वॉट एवर ट्रीटमेंट वॉज अवेलेबल. उस टाइम एक नए पिल आई थी, दैट वॉज अ रेवोल्यूशन कि ब्लड कैंसर को एक ओरल पिल से कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं. तो तब वो बड़ों में ही यूज़ होती थी. लेकिन लकीली उस टाइम फिर अप्रूवल बच्चों में ट्रीट करने का हो गया. हमने उसको वो भी दिया, बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड. तो बहुत सारे ऐसे चलते थे चैलेंजेस. थोड़ा दिन ठीक होता था, थोड़ा दिन बीमारी बढ़ जाती थी. उस टाइम इसको क्योर करने का इलाज होता था बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ओके, वही एक ट्रीटमेंट था. यस, वही था जो इसे उसको क्योर करने का सबसे ज़्यादा मीन्स ट्रीटमेंट वो ही बेस्ट था. बट उसके लिए हमें एक डोनर चाहिए रहता है. एंड ही वॉज अ सिंगल चाइल्ड, ही इज़ अ सिंगल चाइल्ड दैट टाइम. मदर कंसीव लकीली दैट टाइम. लाइक जिसको बचना होता है तो ईश्वर रास्ता भी दिखाता है शायद. तो मदर कंसीव्ड. और उस टाइम एक अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट भी होता था जो बच्चों में करते थे, लेकिन हमें सेल्स सफिशिएंट नहीं मिले तो वी हैड टू अबैंडन. देन वी लेट द चाइल्ड ग्रो. लकीली इसकी बीमारी ने भी साथ दिया. 1-2 साल तक कंट्रोल में रही, फिर वो बढ़ गई. फिर ऐसे ही सब चलता रहता था, वन स्टेप अहेड वन स्टेप बिहाइंड. देन शी फाइनली वी कुड ऑफर हिम ट्रांसप्लांट. बट बहन तब 2.5 साल की हुई, थोड़ी बड़ी हुई, हमने बोन से उसका निकाला. बच्चों में हम बोन से निकालते थे मैरो तभी उस टाइम. और ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ. एंड देन देन आई ग्रेजुएटेड, आई मूव्ड ऑन. देन और यस, आप हम इतना पेशेंट ट्रीट करते हैं, हर किसी को याद नहीं रखता है. इन माई क्लिनिक 2 साल पहले एक यंग लड़का, बड़ा हैंडसम सा, एक इनविटेशन कार्ड लेकर आया कि आप मुझे इनवाइट करने. तो आई डिडंट रिकग्नाइज हिम, बट उसके साथ उसके फादर थे. अब बहुत सारे ग्रे हेयर हो गए थे उनको. आई रिकग्नाइज्ड हिम. वही 23 years back जो पर्सन था, ही इज द सेम. दैट चाइल्ड वाज 9 years दैट टाइम, जब मैं टाटा में थी. और वो 20 साल बाद आया. He said, मैडम मैंने इंजीनियरिंग किया है एंड आई हैव गॉट मैरिड. आई सेड तुमने मुझे ट्रेस कैसे? एंड ही सेड यस आई वांटेड. तो ही इनवाइटेड मी फॉर हिज वेडिंग. एंड सबसे अच्छा बात जो मुझे उसने सिखाया कि द फैमिली, जो उसकी जो फ्यूचर वाइफ थी, हिज फैमिली टोल्ड अबाउट हिम, अबाउट हर, अबाउट दे टोल्ड हिम हर अबाउट ऑल हिज कैंसर का. नहीं तो एक ये सोशल स्टिग्मा भी बहुत है हमारे यहाँ जो हम डे टू डे फेस करते हैं. एज वी आर सीइंग मोर एंड मोर पेशेंट्स who have beaten and who are surviving this disease. So फिर, and a very sweet girl, and I asked her, she said हाँ मुझे पता है इनको ब्लड कैंसर है. So it was such a a good moment. I get goosebumps when I remember all those. And then I went, he's from Siliguri. I went to Siliguri to attend his wedding. So by that time I thought life has come a full circle for me. And that boy and the family, and they had a lot of financial issues, challenges. Staying in Mumbai is not very easy. And then now he got married and he's doing well. So this is one story which has changed me as a person and taught me a very big lesson, never to give up. Not only the patients, but also in your personal life. There are moments, but yes, all these things make you understand that life is beautiful. And there is always night के बाद दिन तो आना ही है. Yeah, very deep. Night के बाद दिन तो आना ही है. So everyone should be hopeful, right? अंधेरे के बाद yes, जब रात हो, दिन खत्म होता है, रात होती है तो दिन आना ही है. So he taught me. And if you have time, then another story, like ये story भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. I mean, I wouldn't say a story, but yes, I learned. Again, a young girl, 9th 10th grade में थी तभी उस टाइम. वो उसे भी बहुत एक resistant kind of blood cancer था. Funds were not an issue. And again, they were from the northeast. वहाँ पे तो medical facilities भी उस टाइम problematic होती थी. So she is somehow again इसके जैसे ही किसी भी चीज़ को उसको इलाज असर ही नहीं कर रहा है. बीमारी जस्ट रेस अगेंस्ट टाइम चल रहा था. उसे भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है. उसकी बहन उस वक्त नीट की तैयारी कर रही थी. तो एंड लकीली वो फुल मैच हो गई. तो उसने उसे डोनेशन सेल्स दिए उसके. एंड इट हेल्प्ड. थोड़े दिन बीमारी ठीक रही, बट वो बीमारी वॉज स्ट्रॉन्गर देन द सेल्स. तो वो फिर से रिलैप्स हो गई. अब इसके बाद तो हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं होता है. बट उस टाइम 2 साल 3 साल पहले नए इम्यूनोथेरेपी आए थे. ओके, दे आर वेरी एक्सपेंसिव ड्रग्स और तभी इजीली अवेलेबल भी नहीं थे. बट एज आई सेड,
होप होती है. देर आर लॉट ऑफ गुड पीपल आउट टू हेल्प. शी रीच्ड आउट टू सम डोनर्स फ्रॉम द US, Indian origin. They helped her for 2 years for treatment. She was a brilliant girl, and then this treatment worked for her. और अभी 5 years हो गया है उसे. But you know, treatment तो ठीक हो गया, but she is a young girl with full of dreams, ambitions, and brilliant girl. She wanted to do medicine, but उसके 4 साल तो break हो गया है. Then the college, since she was brilliant, her school agreed to let her give exams. उसने 9th 10th एक साथ पढ़ के पास किया. Then she did coaching for NEET, and last 2 years back she अब वो डॉक्टर बन रही है. वो नीट का एग्जाम्स क्रैक करके शी इज इन सेकेंड MBBS. So she's cured completely. Yes, and she also wants to become a cancer specialist. So these two, these stories, and there are a lot of stories of single people, and as we have more aging population, we are seeing more cancers. So ये तो मैंने बच्चों का बताया because they have a full life, but there are many people also, sometimes who are fighting this disease alone. So yes, it's not easy being a cancer specialist, but it gives you perspective. Okay, very very powerful stories, I would say. So there's one important thing that I could say that is like, is there like timing has a lot of impact? Means when, let's say, is there any early signs of cancer that we get and which we can actually start working upon in the early stages of life? Yeah, this again is a very good, like I would say, जो 22-23 years हम to practice, पहले तो awareness ही नहीं था. अब तो भी because of people are getting more educated, government or lot of awareness programs are happening all over the world, within the country, within the state. तो एक तो awareness level definitely हमारा बड़ा है, जो पहले तो बहुत ही ignorance था. Rural areas maybe I'm seeing little bit more awareness is there, so that's a good way of looking at things. But yes, to our viewers, जो यदि हमें पता करना है, यदि आपको कुछ कोई मुंह में कुछ छाला है जो हील नहीं हो रहा है, या हमें लगता है हमारा टूथ से टूथ या हमारा कभी कभी माल अलाइन हमारे टूथ होते हैं और वो घसता रहता है, तो उससे भी एक जख्म बन जाती है. तो एक जो नॉन हीलिंग अल्सर इन द माउथ कैन बी वन ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ ओरल कैंसर. और हमारे इंडिया में, पूरे विश्व में, इंडिया में हम लोग ओरल कैंसर्स के कैपिटल हैं because of our unique tobacco, thupari, pan ka habit, So, and we are seeing this oral cancers in younger patients. अगर breast में किसी को lump है जो painless है ना, तो वो एक sign हो सकता है early breast cancer का, या nipple से discharge है. और ladies के लिए specially मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई painful lump है in the breast, so without even going to the doctor, ये cancer नहीं होगा, क्योंकि generally the cancer lumps are painless in the breast. तो पता नहीं लग पाएगा और नहीं, पता लग पाएगा? पता लग पाएगा. तो हम लेडीज़ को अवेयरनेस करते हैं कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए एवरी मंथ, अपने ब्रेस्ट से को एग्जामिन करना चाहिए. तो वो एक है. देन किसी को वेट लॉस हो रहा है, या शाम के टाइम हल्का हल्का फीवर है, थकान है, या कभी यूरिन में झाग आ रहा है, तो ये सब ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. आपको मोशन, अगर आपका जो शौचालय जाते हो कभी उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, या कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या आपको एकदम ही मोशन बंद हो गए हैं, तो ये अपने बड़े आंतरिक का कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. कई बार कोई पेशेंट्स अगर सपोज बोन्स में बहुत, किसको बैकएक होता है या कई बोन्स पेन होते हैं, तो वो एक बोन कैंसर का लक्षण भी हो सकता है. सो these are early signs of cancers. Okay, this bone one, I think I'm hearing for the first time. Generally, people think that okay, fine, he has some, there's one disease which we call, right, who has weak bones. Osteoporosis. Yeah. So ऑस्टियोपोरोसिस में लेकिन जो ये कैंसर रिलेटेड पेन वो काफ़ी बैड होता है, मतलब बैक में, और स्पेशली अगर कुछ कैंसर जो बोन में स्प्रेड हो गए तो वो भी पेनफुल हो जाते हैं फिर. ओके. बहुत बार ऐसा होता है कि वी एक्चुअली नॉट एबल टू थिंक ये क्या है. ओके फाइन, अगर जैसे कि मुझे बैक पेन हो रहा है तो आई थिंक ओके इट्स अ बैक पेन, आई जस्ट नीड टू टेक अ मसाज एंड इट विल बी फाइन. तो अगर आपका हाउ डू आई डिफरेंशिएट, दैट्स द थिंग. सो अगर आपका बैक पेन बहुत मसाज पेन किलर से
भी ठीक नहीं हो रहा है एंड यू आर रिक्वायरिंग वेरी हेवी डोजेस ऑफ पेन किलर्स, देन डेफिनेटली ऐसा नहीं हमें डराना है सबको कैंसर ही होगा, बट यस कई बार डिस्क प्रोलॉन्ग सिटिंग हैबिट होती है तो हमारा पोस्चर भी बिगड़ जाता है, तो उससे कभी कभी हमारे जो ये डिस्क होते हैं वो बोलते हैं ना स्लिप डिस्क, तो डिस्क वीक हो जाते हैं, सो उससे भी बहुत पेन होता है। तो बट अपने ऑडियंस के लिए यदि हम मैसेज देना चाहते हैं तो बहुत पेन है जिसके लिए हमें बहुत पेन किलर्स का रिक्वायरमेंट है, अनबेरेबल पेन है, तो दिस कैन बी एक कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। ओके, सो इज देयर सम वे कि वो हो ही ना, मतलब लाइक देयर आर वैक्सीनेशंस व्हिच आर अवेलेबल, आई हैव हर्ड, राइट, एंड I mean these vaccinations are successful, like if I get it done at early age, okay? Yes. So see, abhi again prevention, as a cancer specialist I always feel ki prevention is always better than cure. So prevention mein vaccines are there for cervical cancer vaccines, like you know cervix is a part of a uterus in the females, और ये जनरली इंडिया में हमारे अगेन विश्व में इंडिया में इसका प्रमाण बहुत है सर्वाइकल कैंसर्स का, बिकॉज लैक ऑफ गुड हाइजीन, टॉयलेट्स, सैनिटेशन का इश्यूज़ है उसको लेकर, बट इसको गुड न्यूज़ है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैंसर वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन इज़ देयर, और अब तो आई थिंक इस साल से गवर्नमेंट ने भी उसे हमारे लाइक काफ़ी उसको सब्सिडाइज रेट में दे रहे हैं, तो हम ये फीमेल्स और मेल्स बच्चों में दोनों में देते हैं। दिस इज़ बेसिकली इट्स अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरस। तो जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो वायरस से होता है विच इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, तो लड़कों में भी हो सकता है पिनाइल कैंसर्स, या फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें लड़कों को भी और लड़कियों को भी दोनों को ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन देना चाहिए। तो ये तो एक अवेलेबल हो गया प्रिवेंशन के लिए, बट देयर इज़ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन फॉर कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन। अभी रशिया में एक रिसर्च चल रहा है कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन का। सो येस, आई एम वेरी होपफुल इन द नियर फ्यूचर वी विल हैव वैक्सीन्स। जैसे अब सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, दे हैव प्रूवन रिजल्ट्स कि इट प्रिवेंट्स। तो इनफैक्ट फ्यू कंट्रीज लाइक यूके एंड ऑल, उनके नेशनल इम्यूनाइजेशन, जो बच्चों के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होते हैं, उनमें दे हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस HPV वायरस, जो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो वो वैक्सीन ही उन्होंने वैक्सीनेशन शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ओके डॉक्टर, तो यू सेड कि ये बाहर से नहीं आते हैं सेल्स जो कैंसर के हैं, ये अंदर डेवलप होते हैं, तो ये अंदर कैसे डेवलप होते हैं, हाउ? आपने तो जो क्वेश्चन पूछा है ना, तो जैसे बहुत सारे पेशेंट जब फर्स्ट टाइम डायग्नोज होता है तो पूछते हैं कि ये मुझे कैसे आ गया, ये क्यों, इसका रीज़न क्या है। तो कुछ रीजंस तो हमें पता है और कुछ रीजंस अभी साइंटिस्ट अभी भी ढूंढ ही रहे हैं, बट यस ये हमारे सेल्स ही ऑटोनोमस बन जाते हैं, यू नो। तो जैसे हम इसे क्रॉनिक स्टिमुलेट, जैसे स्मोकिंग है, पोल्यूशन है, हम बहुत पान, गुटखा, तंबाकू खाते हैं, तो हम एक जगह रखते हैं, निकोटिन होता है कंटिन्यूसली हमारी जो अंदर की, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, तो अंदर की जो हमारे गाल के लाइनिंग थिन होती है, वो कांस्टेंट फ्रिक्शन से हो के वहाँ पे वो कैंसर सेल्स को वो एक स्टिमुलस होता है जो उसको सेल्स को बहुत स्टिमुलेट करते रहते हैं। अभी एवरीबडी इज ऑलवेज स्टिमुलेटेड, तो वो ऑटोनोमस हो जाते हैं और उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ओके, लाइक कोई स्मोक कर रहा है, अब हम निकोटिन लेते हैं, अंदर लेते रहते हैं, पैसिव स्मोकिंग है, तो हम बॉडी को, वो टॉक्सिन है, वो पॉइजन है, लेकिन हम छोटे छोटे मात्रा में बॉडी को पॉइजन दे रहे हैं या सेल्स में वो जा रहा है। तो इट इज चेंजिंग द सेल का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज हो रहा है वो, और वो एकदम फिर कंट्रोल के बाहर से प्रोडक्शन हो जाता है। ईच सेल का प्रोडक्शन इज वेरी रेगुलेटेड। जो हमारे बॉडी में जो 3 ट्रिलियन कितने ट्रिलियन सेल्स हैं, इट इज वेरी कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। ईच सेल का एक अपना अपना वर्चस्व होता है, बट जब वो बहुत हे वायर हो जाते हैं, बहुत सारा स्टिमुलस मिलता है, बहुत सारा पॉइजन होता है, सो दे बिकम इन मोर क्वांटिटी, दे बिकम ऑटोनॉमस। बॉडी अपने उनके प्रोडक्शन पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो इस तरीके से वो अपने आप ऑटोनॉमस होके एक्सेस मात्रा में पैदा हो जाते हैं, और वो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल सेल्स। यदि आई गिव यू एन एग्जांपल, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, हमें कोई चोट लगती है तो हमारे स्किन हील होती है ना, कि सेल्स बॉडी के आते हैं, जुड़ दे, यहाँ से कहीं कट है तो बॉडी में बहुत अच्छा हीलिंग प्रॉपर्टी होता है, स्पेशली द स्किन, इट इज़ अ वेरी गुड हीलिंग प्रॉपर्टी।
बट अगर आपके सेल्स एबनॉर्मल सेल्स ही ग्रो हो रहे हैं, वो आपको हील कैसे होंगे? वो तो पूरा ऐसा एक मोल बन जाएंगे या एक गांठ बन जाएंगे, बिकॉज दे आर एक्सेस ऑफ सेल्स. सो इस तरीके से वो सेल, और हमने उनको सेल्स को कैसे किया है? स्मोकिंग है, हम बहुत सारा फैटी फूड खाते हैं, तो फैट से भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है. सो इन्फ्लेमेशन ऑल्सो कॉजेज कैंसर. Okay, okay. आई होप आई कुड मेक यू. Yes, yes, I have understood. So ऐसा कुछ होता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाते हैं? Is it like this कि वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. अगर सपोज हमारे तो कई बार होते हैं, लाइक पीपल आर सो एडिक्टेड टू स्मोकिंग, स्पेशली जो चेन स्मोकर्स होते हैं, हम कीमो चल रहा है उनका और वो स्मोक कर रहे हैं. सो लाइक यू अंडरस्टूड कि हम स्टिमुलस देते ही रह रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता है कि. तो अर्ली स्टेज क्या होता है? जहाँ पे कम कैंसर सेल्स हैं, और लेट स्टेज में आपको हर जगह कैंसर सेल्स मतलब हर जगह इन्वेड कर दिया है उन्होंने. Okay, interesting to know about this, like this Yes, entire it's very study of interesting. cells. So, Dr. Ritu, you told me about that. I asked that how do we differentiate between the back pain and whether it is related to the cancer, bone cancer. So let's say if a layman, okay, if he wants to see or he wants to detect it early, that whether he has the chances of cancer or not. So what kind of should he go for any checkups, or what kind of checkups he should start from his own? So see, if first is awareness is very key, which all of even you at your small level you are trying to make people aware. तो एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है. सेकेंड, किसी को अगर सिम्टम्स है नहीं है, उन्हें समझ नहीं रहा है कि ये मुझे कैंसर है या नहीं है, तो नाउ लॉट ऑफ हेल्थ चेकअप्स आर देयर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स. तो उसमें जैसे लेडीज़ में हम लोग मैमोग्राम करते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर, पैप स्मीयर करते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर, स्पेशली इन रूरल एरियाज. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारा स्क्रीनिंग होता है, राइट. सो फर्स्ट इज अवेयरनेस, देन स्क्रीनिंग होते हैं. अभी प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो मेल्स में होती है, तो प्रोस्टेट कैंसर की भी स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग. ब्लड चेकअप में हम कैंसर जनरली ऐसा कोई ब्लड ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, बट दे आर नॉट स्पेसिफिक कि ये रहेगा. तो कई बार वो ट्यूमर मार्कर्स बड़े होते हैं लेकिन पेशेंट को कैंसर नहीं होता है. सो ब्लड से इतना कुछ कैंसर स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं हम लोग, बट येस हम लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप्स जरूर कराते हैं पेशेंट्स को. और किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो हम लोग मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, किसी को तंबाकू या ऐसे गुटखा खाने की आदत है तो ओरल कैंसर में क्या होता है, कंडीशन होती है ल्यूकोप्लेकिया, जहाँ एक सफ़ेद झिल्ली सी आ जाती है मुंह में. सो दैट इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन. सो वो हम अवेयरनेस रहता है, तो हम अगर उस स्टेज में भी अगर कोई टोबैको चू करते हैं या जिन्हें सुपारी का आदत है, अगर हम बंद कर सकते हैं तो यू कैन रिवर्ट दैट प्री कैंसर स्टेज ऑल्सो. सो अवेयरनेस, स्क्रीनिंग होते हैं, हेल्थ चेकअप्स में हम पता कर सकते हैं, एंड बीइंग विजिलेंट. So being vigilant is a takeaway and, for me and for aware, this, being aware, right? and Yeah. और दूसरा ना, through your channel also and through you, I just want to convey a message that there are a lot of, now with the advent of social media, बहुत सारे misinformation होती है. You know, so I have seen patients कई बार डाइट को स्पेशली they would say कि हमने दूध बंद कर दिया, हमने शक्कर बंद कर दी, कैंसर पेशेंट ये ना वो सब डाइट होती है. तो टॉक टू योर डॉक्टर, जो आपके हेल्थ केयर होते हैं, नर्स होती है, डॉक्टर होते हैं, आप उनसे, एंड डोंट गेट फियर्ड. बहुत उनको डर लगता है, उन्हें लगता है ये बहुत सारा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, बट हम लोग एनकरेज करते हैं कि आप लिख के लेके आओ. कई बार आप डरे हुए होते हो, आपको लगता है अरे ये क्या क्वेश्चन है, बट एक एक इम्पॉर्टेंट है. कई बार इवन वाइल टॉकिंग वी फॉरगेट अ फ्यू थिंग्स टू बी इन्फॉर्म टू यू, या डाइट में क्या करना है, क्या वो खुद बहुत सारा सेल्फ. एक बीमारी है जहाँ हम पेशेंट को परहेज नहीं बोलते हैं, और यही बीमारी में पेशेंट सेल्फ परहेज करते हैं. सो वो सब चीज़ें हैं कि हमारे पास अभी बहुत इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो गई है. Exactly. बट उसको प्रोसेस करने के लिए 15-20 साल पढ़ना पड़ता है. Then we will be able to give you the correct because information. now ChatGPT has become a new doctor for patients. So we can take help of that, but a message I want to convey to the caregivers, even healthy people, that कुछ भी डाउट होता है, you should approach the medical fraternity. At least आपको सही गाइडेंस मिल जाता है. So, Dr. Ritu, we spoke about diagnosis and all. Now the thing is that what happens after diagnosis, okay?
So your family, it has a big role, right? Like for example, if someone is detected, diagnosed as cancer in the family, people start calling that person, right? और बहुत सारे क्वेश्चंस बोले जाते हैं, मतलब कि अच्छा हाउ आर यू, कैसा है, कैसे हुआ, सबको वही स्टोरी बताएगा वो पर्सन, राइट? एंड देन दे विल ऑल्सो गिव देयर ओन एग्जाम्पल्स जहाँ पे उनको पता है कि ओके फाइन इस पर्सन को हुआ था एंड ही इज नो मोर, और sometimes it happens, right? We do see these kind of scenarios. So in such situation where family is very important, what should they speak to those patients who are diagnosed with cancer? How do they treat them? So you're talking about the caregivers कि उन्होंने कैसे support करना चाहिए, or as a society how should we reach out to them? No, I'm saying as a family, how should these people reach out to cancer diagnosed patients, and what support they should give, how they should speak to them. Okay. So that's what I want. Okay. So see, we all need support. As human beings, we are all social beings. So we need support. Or I have seen the phases when a diagnosis is made. तो पहले तो एकदम fear factor होता है, panic factor होता है, and people with their limited knowledge or misinformation, वो फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली, दे विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग और सब गॉड बन जाते हैं कि ये इतने दिन रहेंगे, उतने दिन रहेंगे. तो फर्स्ट इज शॉक, पैनिक एंड फियर, यू नो. तो वो फेज पे धीरे धीरे once we talk to them, once we know what the diagnosis, what is the stage and what treatment all we can offer, तो धीरे धीरे then they will meet some other patients. फिर धीरे धीरे that confidence stage आता है कि नहीं ठीक है, बाकी लोग भी कर रहे हैं, ये ठीक है, हम ठीक हो जाएंगे. लाइक धीरे धीरे दैट कॉन्फिडेंस गेट्स इनटू देम. तो इसमें फैमिली का सपोर्ट जैसा है कि फैमिली हैज़ टू सपोर्ट देम इन द इनिशियल स्टेज ऑल्सो. कई कैंसर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो इलाज करते हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होता है, वीकनेस आ जाती है, या कई बार हमें उन्हें इन्फेक्शन से बचा के रखना होता है. तो उस टाइम फैमिली फूड के लिए है, देन मॉरल सपोर्ट के लिए होता है, इमोशनल सपोर्ट के लिए नहीं. लाइक यू नो वी हैव टू, वो डिजीज़ तो डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन हम आसपास में हमारा माहौल और डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहिए. सो वी हैव टू सपोर्ट देम इन एवरी पॉसिबल वे, दैट वे. और कई आजकल तो कितने पेशेंट्स होते हैं जो ऑफिस भी अटेंड करते हैं, वर्क फ्रॉम होम होता है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर है. जब पेशेंट भी ऑक्यूपाइड होते हैं तो समहाउ आई हैव सीन साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, बिकॉज अदरवाइज यू कीप थिंकिंग अबाउट, जैसे आपको बैक पेन भी होगा तो यू विल रिलेट टू द कि नहीं ये ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है. तो यू नो लाइक you start internalizing your symptoms of the side effects or of the disease, you know. So that is very important to have, give them उनको emotional, moral, financial support, like small things, you know, to. और हमारे इंडिया में जैसे आपने कहा ना शुभा, एक even I have observed uniquely, हम I don't know it's India specific or what, जब हम किसी को मिलने जाते हैं, अरे तुमको कैंसर हो गया, हमारे उनको भी हुआ था, वो तो चल बस. तो दिस इज लाइक आप उनको हेल्प करना चाह रहे हो, या यू नो उनको लाइक उन्हें सिंपैथी की जरूरत नहीं है. हमारे पेशेंट्स को दे नीड सपोर्ट, तो सिंपैथी नहीं. तो क्या बात क्या करनी चाहिए, मुझे भी समटाइम समझ में नहीं आता बात क्या करो. हाउ शुड वी, सो यू डोंट टॉक अबाउट द डिजीज कि ठीक है बट आई एम देयर, आपको चाहिए कि कोई यू नो सम पीपल विल ऑफर फूड, कोई उनको बोले, कोई सपोज आजकल तो बहुत सारे लोगों के पास हेल्प नहीं होती है, सम वॉलंटियर, सम फ्रेंड्स वॉलंटियर की अगर वाइफ बिजी हैं, शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, कि हम उनके साथ ट्रीटमेंट के दौरान रहेंगे. सो इन सो मेनी वेज यू कैन हेल्प देम, यू नो, बाय बीइंग देयर एंड नॉट कीप टॉकिंग अबाउट, अच्छा तुमको ये भी हो रहा है, अच्छा वॉमिटिंग हो रहा है तो तुम ये ले लो, वो ले लो. नहीं ठीक है, हो रहा है, इट्स अ पार्ट. यू हैव टू शो देम द लाइट कि अब ये 2-3 महीने की बात है, देन यू विल बी बैक. सो दिस इज़ द वे यू कैन ऑफर मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट. किसी को फंड्स की ज़रूरत है, किसी को घर में हेल्प चाहिए, किसी को बच्चों को हेल्प चाहिए कि भाई ठीक है आई विल लुक आफ्टर द किड्स. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फैमिली दैट टेक टर्न्स, यू नो, सो मेनी टाइम्स कि कोई 2-3 महीना रुक रहा है. और कहीं पे आजकल तो हमारे बहुत सारा जो ट्रीटमेंट है डे केयर बेसिस पे होता है. देयर आर मेनी वेज यू कैन हेल्प, बट उन्हें यस सिंपैथी मत बताइए, एम्पावर देम विथ यू नो कि यस लाइफ इज़ देयर, अब जो है हम साथ में मिलके इसको यू नो हमें फेस करना है इसको. Okay. So what one thing that you wish to say to the person who is diagnosed with the cancer from very first day? It's not a dead statement. So it's not a dead statement. हमारे पास बहुत, इसको हम क्योर कर सकते हैं.
अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो हम इसे क्योर कर देंगे, अगर आप बीच के स्टेज में आए तो हम इसे ट्रीट कर देंगे, राइट. वी कैन स्टिल कन्वर्ट इट इनटू अ क्रॉनिक डिजीज़ जहाँ बहुत सारा टाइम. एंड येस, आई वुडेंट से दैट हर किसी को हम क्योर करते हैं, बट देर आर सिचुएशंस वेयर दे हैव बीन डायग्नोज एट अ वेरी लेट स्टेज, या कई बार इग्नोर हो गया है, या ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला है, तो फिर हमें उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस भी हमें उनको बताना पड़ता है. Okay. सो बस मुझे यही बोलना है कि डर के आगे जीत है, ये बीमारी लाइलाज नहीं है. और ये ऐसा बोलते हैं अर्ली स्टेज पे, अगर थर्ड स्टेज में पता लगा तो? हाँ, तो what is तो थर्ड स्टेज में भी जो है, अगेन आपको किस टाइप का कैंसर है. जैसे ब्रेस्ट कैंसर थर्ड स्टेज में, तो उसका बहुत सारा इलाज है हमारे पास में. लंग कैंसर जो हम, अगेन आई विल गो बैक टू माय ट्रेनिंग डेज, जब हम टाटा में थे तो एज अ स्टूडेंट हमें ना लंग कैंसर पेशेंट नहीं देखने होते थे, क्योंकि उस टाइम वो 6-7 एडवांस स्टेज 3 के, स्टेज 4 के, वो 6-7 महीने साल भर के ऊपर नहीं जी सकते थे. और आज तो हमारे पास इतने सारे लंग कैंसर में इतना रिसर्च हुआ है कि अभी हमारे पास ओरल ड्रग्स हैं, ओरल पिल्स से भी हम उनका इलाज करते हैं. सो डेफिनेटली ट्रीटमेंट हैज़ इवॉल्व्ड एंड वी हैव स्टेज 3, स्टेज 4 पेशेंट्स सर्वाइविंग and managing with the medications. So you told us that treatment has been evolved. So can you tell us that what is the future of it, and is it becoming now manageable disease? What are the kind of technology that has been introduced? Okay, so first मैं future, जैसे मैंने मेरा जर्नी बता दिया कि हमारे पास लंग कैंसर में 6 महीने भी पेशेंट को हम नहीं बता पाते थे कि आप निकाल पाओगे या नहीं, और you will make it. But definitely we have now surgery, हम कीमोथेरेपी देते हैं, जो इम्यूनोथेरेपी देते हैं, टारगेटेड थेरेपी देते हैं, रेडिएशन देते हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट दिस ऑल. तो देन वी हैव सेलुलर थेरेपीज. तो जो इतना रिसर्च और एडवांसमेंट हुआ है कैंसर के फील्ड में कि आज हम स्टेज 4 पेशेंट को भी बोलते हैं कि नहीं आप ट्रीटमेंट करिए, इतना सारा इलाज हो रहा है. तो द प्रेजेंट इज़ ब्राइट एंड लकीली फॉर अस इंडिया में हमारे पास सारे जो ट्रीटमेंट सब कुछ अवेलेबल है. येस, कॉस्ट रिमेन्स अ मेजर इशू, बट नाउ विथ लॉट ऑफ इंडियन जेनरिक्स वी आर एबल टू गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट टू मेजॉरिटी ऑफ आवर पेशेंट. सो और फ्यूचर जो है उसमें हम लोग अभी वी आर मूविंग इनटू अ मोर पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट. पहले जैसे कीमोथेरेपी होता है, वो एक जो कैंसर की ड्रग्स देते हैं उसे हम, एक ब्रॉड टर्म है जिसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं. जैसे किसी को टीबी है तो हम उसको बोलेंगे आपको हम टीबी की मेडिसिन दे रहे हैं. तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट ड्रग्स देते हैं उसको टर्म है, इट्स कीमोथेरेपी. तो वो जो है ना, वो सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, नॉर्मल एबनॉर्मल. ही कैन नॉट डिफरेंशिएट, द ड्रग कैन डिफरेंशिएट. बट नाउ बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी ऑफ द डिजीज बेटर, कैंसर क्यों हो रहा है, किस सेल्स में खराबी आ गई, कौन सा सेल्स अच्छा है, नाउ वी कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट दो सेल्स, और हम प्रिसाइज ट्रीटमेंट देते हैं जिसे हम प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं. लेकिन हमारे पास सपोज 10 लंग कैंसर के पेशेंट हैं, हम सबको सेम इलाज नहीं करेंगे. हम उनकी बायोप्सी करते हैं या उन पे हम स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं. तो वी कैन आइडेंटिफाई अ म्यूटेशन की इतने, अगर हमारे पास 20 मेडिसिन है तो उसमें से इन पे कौन सी इफेक्ट होगी कि तुम पे, इन पर. सो दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज्ड थेरेपी हम बोलते हैं. तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स देयर. एंड इन द फ्यूचर जो होता है ना कि वन साइज डजंट फिट ऑल, तो वी आर गोइंग इनटू मोर ऑफ अ प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी एंड अ मोर कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट एज पर द पेशेंट्स डिजीज, एज एंड what the molecular factors are there which is causing the cancer. Okay, so you talked about chemotherapy. So you're saying that nowadays something is better than chemotherapy? Yes. So we have chemotherapy, we have targeted therapies, जो मैं oral pills के बारे में बता रही थी. So those are, we will identify. Like I'll give you an example. किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है तो हम यूरिन कल्चर करते हैं ना, टू नो कि कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है और उसमें कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है या कौन सी एंटीबायोटिक वो इन्फेक्शन पे लागू, मतलब असर करेगी. You got that concept? Yes. So similar way, now in cancer we have lot of molecular tests which we do. तो उसमें हम एक म्यूटेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि इस वजह से इनका कैंसर हुआ है. और लकीली फॉर अस सपोज ये इसके वजह से तो हमारे पास उसको टैकल करने की मेडिसिन भी हैं. तो वी आर एक्चुअली टारगेटिंग द mutation which is causing the cancer in that person.
it is less painful. देयर इज नो पेन. एक तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि कीमोथेरेपी या कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है. देयर इज नो पेन इन एनी ऑफ द ट्रीटमेंट. पेन जब होता है जब आपका बीमारी बहुत बोन्स में स्प्रेड हो गया है या इट इज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, तो उसमें पेन होता है. सो दीज आर ओरल ड्रग्स which will precisely hit where the treatment is required. So people lose their hair, right, when this treatment happens. So वो अभी भी है, it still continue even in the targeted therapy? No. See, again, the myth about the hair loss. तो वो जो जो कीमोथेरेपी होते हैं, as I told you, it cannot differentiate between normal and abnormal. तो वो बॉडी के जितने सेल्स होते हैं, जैसे हेयर सेल्स, वो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं, तो इसके वजह से हेयर लॉस हो जाता है. बट सब कीमोथेरेपी में हेयर लॉस नहीं होता है, और जो नए टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपीज हैं, इसमें हेयर लॉस नहीं होता है. ओके, और वो सारी थेरेपीज तब हो सकती है जब आप अर्ली स्टेज पे पता लगे, और एट द लेटर स्टेज आल्सो दिस थेरेपीज कोई भी स्टेज में होता है. आपको कौन से टाइप का कैंसर है, ओके, उसके हिसाब से हम ऑफर करते हैं. जैसे किसी को स्टेज 1 स्टेज 2 का लंग कैंसर है, तो उन्हें सर्जरी ऑफर करेंगे कि वो आप उतना पार्ट निकाल के हम ऑपरेट कर देंगे, यू विल गेट क्योर. बट किसी के स्टेज 3 कैंसर है, लंग कैंसर, या स्टेज 4 है, उनको हम क्योंकि वो काफ़ी जगह फैल गया है, तो हर जगह तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, राइट. तो उसमें हम फिर वो टारगेटेड थेरेपी का ट्रीटमेंट देंगे उनको. ओके. कई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है जिन्हें हम हार्मोनल थेरेपी देते हैं. अगर वो अर्ली स्टेज में है तो भी वो हार्मोनल थेरेपी काम करती है, स्टेज 4 होती है तो भी वो हार्मोनल थेरेपी जो टैबलेट काम करती है. सो दीज आर ऑल एडिशंस इन द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. हमारे पास पहले हमारे पास 3 ही चीज़ होती थी, सर्जरी, कीमो एंड रेडिएशन. बस तीन ही तरह से हम इलाज करते थे. Okay, so one thing is clear, at any stage it can be cured, right? Yes. Which is We can cure, no, not at all stages. Again, I would reiterate, early stage we cure, the later stage we manage to keep it under control, and we convert it to a manageable disease where the risk of life is reduced. And now, since I didn't touch upon this answer, what the future? So now in the future, in many cancers, like again I'll come back to the other lifestyle diseases जहाँ पे हम medicines lifelong देते हैं. जैसे I give you an example of diabetes, blood pressure, heart problem, medicines तो lifelong चलती है. But in cancer, we are becoming more bold as our understanding of the disease is coming better. हमें बीमारी के समझ better है, तो कई blood cancers में हम उनको ट्रीटमेंट बंद करने की भी सलाह देते हैं. सो इमेजिन यू हैव अ स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर, और आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है कि अब आपको ट्रीटमेंट बंद, या ना, आपको दवाइयाँ बंद करनी है. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. वेरी गुड, वंडरफुल. सो वी कॉल इट एज अ ट्रीटमेंट फ्री सर्वाइवल. सो दैट वाज अनहर्ड. ये तो आपको तो बहुत शॉक लगेगा. और आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. एक ब्लड कैंसर होता है जिसे हम CLL बोलते हैं, जहाँ सालों सालों तक पेशेंट को कुछ नहीं, ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जब पेशेंट आते हैं हम डायग्नोसिस के वक्त हमें कि, तो वो बोलते हैं अभी हमारा क्या ट्रीटमेंट प्लान, तो हम बोलते हैं नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन. इट टेक्स देम 2-3 विजिट्स टू एक्सेप्ट दैट कि हमको ब्लड कैंसर और आप हमें कुछ इलाज भी नहीं कर रहे हो, यू नो. सो दिस ऑल हैज़ हैपेंड बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड द बायोलॉजी ऑफ द डिजीज बेटर. Okay, so this you have started doing it, right? We have been doing it from We've been beginning. doing. सिर्फ पेशेंट में अवेयरनेस नहीं होता, यू नो. The society has to be made more aware. Okay. And I'm glad, through this channel, yours channel, you have brought out such important, things which, as an oncologist, we all want to make our society aware. I think it's very important for everyone to know about this, that now treatment can be possible. I mean, without having any tablets or without any treatment, I would say you can still survive even after your final stage as well. So that's interesting to know, Dr. Ritu. So there's one question, last question, but before that, I just want to say that one thing which you want that should stay with my viewers today, and there's a question which I would like to ask around this, that let's say tomorrow, if all the hospitals in the world gets closed, okay? So what 3 things that you would suggest to our cancer diagnosed patients that can still help them to survive? You're talking about prevention or after the diagnosis? After the diagnosis, yes. So this is a very very important question you have asked कि एक बार हमें diagnose भी हो गया है, तो as I said कि I believe more in prevention because it's modifiable, it's in our hands, but ठीक है. But then once you are diagnosed, again
अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो हम एक स्कूल में एक पोएम सुनते थे, पढ़ते थे, यू नो, अर्ली टू बेड अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यू नो. हाँ, यस, तो हम उसमें वुमेन भी ऐड कर देंगे, मेक्स अ मैन Exactly, that is हेल्दी important. वेल्दी एंड वाइज, राइट. तो सेम प्रिंसिपल, आप समय पे सोइए, टाइम पे खाना खाइए, बी फिजिकली एक्टिव, स्ट्रेस रिड्यूस करिए, जो हमारे पूर्वज लोग करते थे ना. पहले कैंसर कहाँ होता था? एग्जैक्टली, आई थिंक दिस इज डिटेक्टेड फ्रॉम, आई मीन 1970s से पहले से था, बट वो 1970 में काफी हुआ एंड देन इट kept on increasing. So पहले क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत रेजिमेंटेड था, यू नो, लाइक हम बहुत समय पे सोते थे, स्क्रीन टाइम नहीं होता था, तो हमें जो भी करना है, हम 21वीं सदी में है, 22वीं सदी में हम एंटर करेंगे, तो हम ये सोशल मीडिया जो भी है मॉडर्न डे के हमारे लाइफस्टाइल, वो हम बंद नहीं कर सकते. हम स्टोन एज में नहीं जा सकते, बट हम उसे लिमिट कर सकते हैं. हम टाइम पे सो सकते हैं, हम खाना भी जल्दी खाना चाहिए, फैट कम करना चाहिए, फिजिकली वर्क करना चाहिए. सो ये सब डूएबल है, राइट. सो अब नाउ तो इनफैक्ट देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च नाउ कि जो कैंसर पेशेंट जिनको हो गए, इलाज हो गया, जिस फॉलोअप में रहते हैं, तो वो एक ग्रुप पेशेंट को उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज दी है कि आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज दी आप करिए. एंड दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनके इलाज हो गए, दे आर जस्ट लिविंग द नॉर्मल लाइफ. एंड देन तो उन्होंने पाया जो पेशेंट रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ पेशेंट में देयर इज अ लेस रिस्क ऑफ रिलैप्स और द डिजीज कमिंग बैक. So this has become a very my favorite now for all patients जो फॉलोअप के आते हैं उनके काउंसलिंग में, कि आप एक्सरसाइज करते रहिए, आपका कैंसर भी नहीं आएगा. वेरी गुड. सो आई थिंक बहुत And सारी डिजीज है जो, and this is scientifically proven. It was presented in one of our international conferences. So again, going back to basics. which is really required. In fact, I asked this question considering the COVID situation that happened, and actually we faced all this. Like people were not getting proper cure during those years, and definitely it's important for us to know that कि अब कैसे ठीक हो. मतलब there was a lot of panic situation around those family members as well at that time. So good to know. Thank you. I think Ritu, you have told us a lot of, and you have given a lot of insights about the cancer, how it can be cured. So well, to my viewers, well, this conversation was not only about the cancer. It's about your own body, listening to your own body, valuing your own health, and taking actions before something happens. Awareness is the only thing that is a difference, that creates a difference between fear and hope. Even with this podcast, if only one person can be impacted, then I think my purpose to have this podcast is solved. Thank you so much for listening this. Thank you so much, Dr. Ritu, for accepting my invitation. Thank you. My pleasure and thank you. And even I have a message सभी के लिए कि डर के आगे जीत है और इसे डरना नहीं है बस, और हम आपके हेल्प के लिए रेडी हैं. Thank you so much. Thank you.